हम्म। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से जीएस विद आनंद सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जीएस विद आनंद सर इन एसोसिएशन विद कॉलेज कैंपस प्रेप बाय मनीष बाय बसंत त्रिपाठी सर एंड ट्रिपल एम हब एजुकेशन बाय मनीष सर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से, मैंने जब से अपने चैनल की शुरुआत की है, तो आपको कुछ जो है टॉपिक मिले हैं जीएस से, कुछ टॉपिक मिले हैं आपको करंट अफेयर से, कुछ टॉपिक आपको मिल रहे हैं साइंस से। आगे ये कारवां अभी और आगे बढ़ेगा। एक दो हफ्ते में कुछ टॉपिक आपको मैं जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी हर जगह से देता रहूंगा, है ना। मतलब जीएस में आपके जितने भी पांचों सब्जेक्ट हैं विद अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स, ये सब आपको मिलेगा यहाँ से। और मैंने, हाँ, मैं आज इस चीज को आपको बता दूं कि जो आप पढ़ोगे जीएस विद आनंद सर पर, उसके दो पार्ट होंगे। एक पार्ट पर हम जो है सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये मान के चलिए कि अप्रैल के लास्ट वीक से या मई के फर्स्ट वीक से हम लोग अपनी सीरीज है, जो सब्जेक्ट की सीरीज है, वो लाना शुरू कर देंगे। ज्योग्राफी सीरीज जितने भी पार्ट्स में होगी, हिस्ट्री सीरीज जितने भी पार्ट्स में होगी, मतलब पांचों सब्जेक्ट की, और करंट अफेयर्स की सीरीज जितने भी पार्ट्स में हम लोग ले आएंगे। तो वहां पर जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे कि वहां से हम सब्जेक्ट की नॉलेज और समझ और डीप नॉलेज, ऐसा नहीं है कि हम जब जो सीरीज चलाएंगे, जैसे आज मैं एक टॉपिक सेल आपको सामने दिख रहा होगा, ठीक है। अभी पिछली बार हमने जब शुरू किया था, जब ज्योग्राफी हमने पढ़ा था, तो यूनिवर्स, ऐसा नहीं होगा कि यूनिवर्स को हम 1 घंटे 2 घंटे में खत्म कर रहे हैं। यूनिवर्स की सीरीज होगी बाकायदा। नॉलेज जब लेनी है तो इस कदर नॉलेज लेंगे कि दोबारा फिर आपको ज्योग्राफी में जाने की। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, अगर आपने कायदे से इन सारी सीरीज को, इन सारे वीडियोस को फॉलो कर लिया, ठीक है। अभी तो हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पे चल रहे हैं और लगभग अगला हफ्ता हमारा इंट्रोडक्शन में चला जाएगा। लेकिन जिस दिन से हमने सीरीज शुरू कर दी है ना, आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बहुत अच्छे तरीके से, जिसे आप कहते हैं बहुत इंटरटेनिंग तरीके से समझाने का, समझने का जो तरीका होगा वो भी बहुत अलग होगा। बहुत जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन ये जो तरीके से, जिस तरीके से आप पढ़ोगे, जगह जैसे ज्योग्राफी थ्रू मैप्स हम लोग पढ़ेंगे, हिस्ट्री को मैप्स के थ्रू आज तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। मैं करके दूंगा आपको मैप्स के थ्रू हिस्ट्री, इमेजेस के, वीडियोस के थ्रू जो है ज्योग्राफी, साइंस, ये सारी चीजें। जैसे भी साइंस है ना, हम फैक्ट पे बात करेंगे, लेकिन आपको वो चीजें मैं दूंगा जो आपने अभी तक शायद इस तरीके से, देखो पढ़ने का ही तरीका अलग होता है। पढ़ाई को या तो आप जो है इस नजरिए से पढ़ो कि हमको नंबर लाने के लिए पढ़ना है, और या तो पढ़ाई को इस तरीके से आप पढ़ो कि हमको समझने के लिए पढ़ना है। तो हमने उसको बराबर कटरा की, मतलब दो भागों में बराबर बराबर उसको वेटेज दिया है। एक जो होगा, जो सीरीज, सारे सब्जेक्ट की सीरीज के माध्यम से हम चलेंगे, वहां पर हम क्या करेंगे, नॉलेज और डेप्थ इसको बनाते हुए चलेंगे। डेप्थ, पूरी डेप्थ नॉलेज आपको बनाते हुए चलेंगे। दूसरा, आपका जो एग्जामिनेशन, क्योंकि हर 1 महीने 2 महीने पे एग्जामिनेशन लगे हुए हैं, उनको क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस, खासकर मैं जीएस की बात कर रहा हूँ, जीएस विद करंट अफेयर्स, 100% क्वेश्चन तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन 99.99% मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन आपको सीधे जो है मिले। वो कैसे होगा, पीवाईक्यू सीरीज, मॉक सीरीज, जितना भी आज तक क्वेश्चन पूछा गया हो या पूछा गया होगा, एसएससी और सारे एग्जाम्स ने मिलाकर के वनडे के जीएस में जितना क्वेश्चन पूछा गया होगा या जितना पूछे जाने की संभावना आगे है, उन सबको पीवाईक्यू सीरीज हम डेली यहाँ पर जो है चलाएंगे, है ना। कोशिश ये करेंगे कि अगले आने वाले 3-4 महीनों में हम जीएस को इस तरीके से एक सूत्र में बांध दें, एक पीवाईक्यू सीरीज के और अपने सब्जेक्ट सीरीज के माध्यम से, कि आपको कोई क्वेश्चन 3-4 महीने बाद, मान लीजिए हम ये अप्रैल में चल रहे हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक हमारी कोशिश होगी कि हम इस तरीके से जीएस को आपके दिमाग में उतार देंगे, आपको ध्यान में उतार देंगे कि आपको दोबारा कहीं पर कोई किताब नहीं छूनी पड़े, कोई आपको जो है किसी टीचर से नहीं पढ़ना पड़े। इसी वीडियो को, इन्हीं सीरीज को आप जो है बराबर करते रहोगे तो आपका काम चल जाएगा, है ना। तो ये चीज है। और काम नहीं चलेगा, बाकायदा मैं बता रहा हूं कि मैं 100% तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने पिछले 12-14 साल जो काम किया है एज अ फैकल्टी और एज अ मैनेजमेंट
या एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर मैंने जो मेरा अपने पिछले 14 सालों की जो मेरी समझ है, उस बेसिस पे मैं ये आपको कह सकता हूँ कि 100% तो नहीं, 100% तो कोई ईश्वर भी नहीं कह सकता, लेकिन 99.99% आपको जीएस के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं, जो मुझे स्लाइड आज दी गई है, वो है सेल की, है ना। इंट्रोडक्शन सेल का हम लोग आज समझेंगे कि सेल क्या चीज होती है। और ठीक है, तो देखिए, एक चीज तो आप समझ लीजिए कि सेल, कोशिका, जो इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कोशिका, क्या चीज है कोशिका, है ना। तो कोशिका का मतलब होता है, आप मान के चलिए कि एक ऐसी एक कमरा, इसको हम लोग बोलते हैं कमरा या एक सेल, जहां पर बोलते हैं ना कि एक जो है सेल है, एक कोशिका। तो आप समझिए, जब कभी आप एक काम करिएगा, आप अपने कैमरे का अगर पिक्सल आपका हाई है, तो आप उसको अपने हाथ पर या कहीं पर भी अपनी स्क्रीन पर जितना जूम हो सकता है, सबसे हाईएस्ट जूम करके फोटो खींचिएगा, आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर पूरी बॉडी में आपके है। स्किन को अगर आप अपने कैमरे से, किसी भी कैमरे से जूम करके देखते हैं, जब यही जो है इनमें ये जो ये एक जो इसमें आपको ये स्क्वायर या रेक्टेंगल दिख रहा है, ये एक कोशिका है ना। हर एक जो है इनमें से हर एक अपने एक कोशिका है। अब क्या होता है, ये कोशिका आपस में जुड़ी रहती है, जैसे ईंट, दो ईंट आप जोड़ते हो ना, मकान बनता है, ईंट जोड़ते हो तो दो ईंटों के बीच में आप मसाला डालते हो, तो यहाँ पर इंट्रा सेलुलर जो होता है मटेरियल, वो भरा होता है ना। दो सेल के बीच में कुछ मटेरियल्स होते हैं, मैं बताऊंगा जब आगे चलेंगे तो वो किन किन चीजों से बने होते हैं, सेल के अंदर क्या चीज होती है, सेल के बाहर क्या चीज होती है, और कैसे ये कोशिका एक दूसरे से जुड़ी होती है, सारी बात बताऊंगा। तो आप ये समझिए कि ये पूरी, ये जो कोशिका होती है, एक कोशिका, जब हम बात करते हैं अपने बर्थ से लेकर के, तो आप फिलहाल सेल को ऐसे समझिए, जो बाकी वो आपने सेल के बारे में पढ़ा ही होगा, जो बिल्कुल सेल को नहीं जानते वो आप समझ लीजिए कि सेल, कोशिका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, जैसे एक एक ईंट से आप पूरा मकान को बनाते हो, उसी तरह, अच्छा, फिर उसमें कंक्रीट से, आपकी कंक्रीट और सीमेंट मिला करके आपकी छत बनती है, उसमें लोहे का भी इस्तेमाल होता है। तो इसी तरीके से जो हमारे अगर हमारे जो है शरीर को देखा जाए, तो हमारे शरीर में जितनी भी सेल्स हैं, अरबों खरबों सेल्स हैं, ये सेल, अगर सारी सेल जो है, अच्छा, सेल भी कई टाइप की होती हैं। जैसे मस्तिष्क जो काम करता है वो न्यूरॉन सेल के थ्रू काम करता है। न्यूरॉन सेल हमारे खोपड़ी में और पीछे ये कम, जो आपका जो रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पर होती है। ठीक है, और उसके बाद लीवर की अलग सेल है, फिर जो है आपकी स्किन की अलग सेल है, हड्डियों की अलग सेल है, इनके शेप में भी अंतर होता है, इनके साइज में भी अंतर होता है। तो अलग अलग कुछ राउंड सेल होती हैं, कुछ मतलब, अब जैसे वो बोला जाए सबसे लंबी सेल कौन सी है, तो तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन सेल होती है। तो न्यूरॉन सेल को आप देखेंगे तो एक एक मीटर लंबी होती है न्यूरॉन सेल। कुछ जो होती हैं वो, उनको वो जो है पॉइंट माइक्रोन में होती है, बहुत मतलब बहुत छोटी से छोटी। अब बड़ी, जब शुतुरमुर्ग की आप कोशिका को देखोगे, तो शुतुरमुर्ग जो है वो सबसे बड़ी कोशिका के रूप में, एक सेल जो सबसे बड़ी जो है कोशिका मानी मिल के आएगी। तो सेल के शेप भी कई तरीके के होते हैं, इनके टाइप, इनके जो है टाइप है वो भी कई तरीके के हैं, और इनका आकार, इनका प्रकार कई तरीके से होता है। एक विशेष प्रकार की सेल से मिलकर के एक विशेष प्रकार का टिश्यू बनेगा। ठीक है, एक विशेष प्रकार की जो सेल होगी वो एक विशेष प्रकार का टिश्यू बनाएगी। टिश्यू, कुछ ये विशेष प्रकार के जो टिश्यू हैं, ये मिल करके एक तरीके का आपका ऑर्गेन, है ना। और ऑर्गेन जो है, ये आगे चल के ऑर्गेनिज्म का पूरा निर्माण करेंगे। तो ये चीज है कि आप अगर ये बोलते हैं कि यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, तो इसके पीछे बोला जाता है कि जो मूलभूत इकाई है हमारे जो जीवन की, ठीक है, मूलभूत जो इकाई है उसको हम लोग बोलते हैं सेल। अब सेल क्या है, जैसे ये यहाँ पर आपको जो है दो तरीके का एक डायग्राम दिखाई दे रहा है ना। एक यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाई रहा है, दूसरा डायग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले एक मोटा मोटा मैं आपको चीज बताता हूँ कि आपने सुना होगा, आपने बात की होगी हमेशा सेल के कोशिका और कोशिकांग के बारे में।
अभी हम लोग आज यहाँ पर ये समझ विकसित करेंगे कि कोशिका का जो विभाजन है वो न्यूक्लियस के आधार पर कितने प्रकार से किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या होती है, और तीसरा एनिमल सेल में, क्योंकि हम लोग जितने भी लोग हैं, चाहे वो पशु पक्षी कोई भी हो, ये सब एनिमल किंगडम के अंतर्गत आते हैं। तो एनिमल सेल के ऑर्गेनेलीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, कोशिकांग के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल अभी जो है देखो, कोशिका को अगर हम न्यूक्लियस के आधार पर, चलिए पहले मैं आपको बता देता हूं उसके ऑर्गेनल्स के बारे में, तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखो, ये जैसे एक कोशिका है, अब ये एनिमल सेल है, समझ में आ रही है बात? ये एनिमल सेल है, यहां पर ये जो आपको चीज दिखाई जा रही है, ये पूरा का पूरा जो आपको इस गोले के अंदर जितना भी दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के बाहर आपको ये न्यूक्लियस से लगी हुई एक संरचना दिखाई दे रही है, जिसपे छोटी छोटी बिंदियां आपको दिखाई दे रही हैं। ये बिंदियां क्या है? ये बिंदियां हैं राइबोसोम, और ये जिस पर लगी हुई हैं बिंदियां, वो चीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये छोटे छोटे जो बिंदियां हैं, ये राइबोसोम्स हैं एक्चुअली में, है ना। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में अगर मैं आपको दिखाऊं तो छोटे छोटे जो है पोर्स बने होते हैं। इन पोर्स के थ्रू अंदर का जो हमारा डीएनए मटेरियल है, वहां से राइबोसोम्स निकल करके बाहर जाते हैं, और ये यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये चारों तरफ से घिरा हुआ है न्यूक्लियस, जिस पर राइबोसोम्स चिपके हुए हैं, तो ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके जस्ट बगल में यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये जो है बहुत स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये बगल में आपको ये जो चीज दिखाई दे रही है, ये पूरा ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है आपका गोल्जी बॉडी का, है ना। ये इसके क्या काम होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। पैकेजिंग का काम होता है मोस्टली इसका। ठीक है, ये वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स का क्या काम होता है अभी शॉर्ट में जान लीजिए, कि ये चीजों को एकत्रित और भंडारण का काम करते हैं। ये जो काम करता है गोल्जी बॉडी, ये पैकेजिंग का और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर फैट और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। मैं सारे डिटेल में आपको चीजें बताऊंगा। ठीक है, और ये जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को आपने सब जानते होंगे कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। हम यहाँ पर ये नहीं बताएंगे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। इसमें खुद का आरएनए, खुद का डीएनए होता है, खुद ये जो है ये एटीपी प्रोडक्शन करता है, ये सारी चीजें नहीं। हम आपको ये भी बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया किसी समय में एक खुद का एक अलग ऑर्गेनिज्म होता था। आज जो सेल का पार्ट है, ये बिल्कुल एक अलग जो है तरीके का ऑर्गेनिज्म था कभी। ठीक है, और न्यूक्लियस जो मैंने आपको बताया, न्यूक्लियस को जैसे लोग बताएंगे कि ब्रेन ऑफ द सेल है, इसमें क्रोमेटिन है, स्टोन है, क्रोमेटिन फाइबर है, स्टोन है, और डीएनए है, आरएनए है, और बहुत सारी चीजें हैं, इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। हम सब कुछ बात करेंगे, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में जाकर, है ना, ताकि जैसे अभी ये पूरी सेल है, अभी मैं आपको कुछ समय में इस पूरी सेल को, ये एनिमल सेल, फिर प्लांट और एनिमल सेल में अंतर, और उसके बाद प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, ये सब कुछ बता दूंगा। इतने से एग्जाम नहीं पास होता। ठीक है, तो मैं मेरी बताने की जो कोशिश है कि हम लोग डेप्थ में, एक सीरीज के थ्रू हम लोग डेप्थ में नॉलेज लेंगे, और दूसरी सीरीज के थ्रू जो क्वेश्चंस आते हैं या आने की संभावना है उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा दोनों काम एक साथ होता चलेगा। ठीक है, फिलहाल तो ये आप समझ लीजिए कि एक कोशिका क्या है, आपको आंख से नहीं दिखेगी। कैमरे को बहुत ज्यादा जूम करना पड़ा, अगर हाई मेगापिक्सल का आपका जो है कैमरा है, तो उसको जूम करके आप फोटो लेंगे तो शायद हल्का सा स्ट्रक्चर आपको दिखे, लेकिन उसमें भी कई सारी कोशिकाएं आपको जो है ना, उसमें भी जो आपको दिखेगा कि आपको ये लग रहा होगा कि अब ये जैसे आपको इसमें इस तरीके से जब आप जूम करोगे, है ना, अभी ये छोटा स्ट्रक्चर है, तो आपको भी अपने कैमरे को इस तरीके से जूम करना होगा, तब आपको जो है दिख पाएगा कि हाँ, आप जो फोटो खींचोगे, जो कैप्चर करोगे, उसमें हो सकता है आपको समझ में आए कि एक सेल है, लेकिन अगर जो है हो सकता है कि उसमें भी आपको जो है उसके उस सेल के भी कई सारे पार्ट हों। तो फिलहाल हम सेल को इस तरीके से समझ लेते हैं कि ये जो है ना, अब ये वो जिसकी आपने फोटो खींची, सबसे छोटी जो चीज आपको दिखे वो ये सेल है। अब ये सेल में जितने भी है, क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, माइक्रोट्यूब्यूल है, सेंट्रोसोम है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स, ये सारे ऑर्गेनेल्स हैं।
देखो क्रोमेटिन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम्स, ठीक, इंटरमीडिएट फिलामेंट है, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी, ये सब सब नाम है, सब हर एक चीज के फंक्शन किस चीज से ये बने हुए हैं। अब जैसे नॉर्मली आपको लोग जब पढ़ाते हैं ना तो वो ये नहीं बताते हैं कि ये जो है, अब ये एक जो है न्यूक्लियस, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है, ये क्रोमेटिन जो है फाइबर्स हैं, ठीक। अब न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पर ये जो लिक्विड है, यहां पर भी लिक्विड भरा हुआ है और यहां पर भी लिक्विड है, यानी अब देखो इन सबको अगर हम नाव मान लें, शिप मान लें, तो इन शिप्स को तैरने के लिए पानी भी जरूरी है ना। तो ये सेमी लिक्विड जो स्ट्रक्चर अंदर पे है, ये दो तरीके के लिक्विड हैं। एक यहां पर आपको लिक्विड दिखाई देगा जो न्यूक्लियस के बाहर पूरा जो है सेल में फैला हुआ है, और दूसरा लिक्विड है जो आपके न्यूक्लियस के अंदर है। बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। लेकिन अगर हम दोनों को बोलेंगे, दोनों एक साथ क्या है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों मिलाकर के हो जाता है क्या, प्रोटोप्लाज्म। तो बहुत सारी ऐसी चीजों को हम लोग जानेंगे जिनके बारे में नॉर्मली हमें पढ़ाया नहीं जाता है, चाहे वो बायो हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो। हिस्ट्री को तो मैं बता रहा हूँ आपने मैप्स के थ्रू पढ़ी नहीं होगी, हिस्ट्री थ्रू मैप्स कॉन्सेप्ट बाई आनंद सर, ये जो है अभी आपको जब देखेंगे कि हिस्ट्री इस तरीके से भी पढ़ी जा सकती है, तब आपको मजा आएगा कि यार ये तो हिस्ट्री, जिसे हम कहते थे केमिस्ट्री हिस्ट्री बड़ी बेवफा, शाम को पढ़ो सुबह सफा, तो वो कॉन्सेप्ट ही आप भूल जाओगे। एक बार हिस्ट्री आप इस तरीके से पढ़ लेंगे, जो हिस्ट्री थ्रू मैप्स, साइंस थ्रू मैप्स या इमेजेस या स्ट्रक्चर्स, मजा आ जाएगा आप जो है ना, ठीक है। तो ये है आपका। अब देखिए ये तो आपको मोटा मोटा समझ में आ गया, मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन देता हूं। ये एक मेम्ब्रेन है ना, ये समझ लीजिए ये क्या है, ये सिक्योरिटी गार्ड है किसी मॉल का, ठीक। ये अब मैं जैसे बता रहा हूं, ये क्या चीज किस चीज की बनी होती है, ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है। फॉस्फोरस, लिपिड और प्रोटीन को मिलाकर के ये जो है फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। इसमें ऊपर और नीचे, जैसे सैंडविच आप देखते हैं तो सैंडविच में ऊपर और नीचे जो है ब्रेड लगी होती है, बीच में आलू भरी होती है। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये फॉस्फोरस और लिपिड से, फॉस्फोरस और लिपिड की बनी हुई दो परतें, जिसके बीच में प्रोटीन भरी गई होती है, ठीक है। अब प्रोटीन को आप ऐसे मत समझिए कि वो प्रोटीन विशेष प्रकार की और उसमें ठूंस दी गई, ऐसा नहीं है। वो प्रोटीन काम करती है, ये जो लिपिड्स की दो लेयर हैं ये काम करती हैं। क्यों अच्छा, ये इनका जो नाम है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब जब हम लोग बताएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो सब एक एक शब्द की व्याख्या होगी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, क्या मतलब होता है भाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का? अर्ध पारगम्य झिल्ली, यानी मैंने बोला ना, इस कोशिका के बाहर एक दूसरी कोशिका जुड़ी हुई है। पूरा जो आपके बॉडी का स्किन है, ये एक नहीं, इसमें अरबों खरबों न जाने कितनी कोशिकाएं हैं। तो एक कोशिका दूसरी कोशिका, दूसरी तीसरी कोशिका से, अब मान के चलिए ये यहाँ पर दूसरी कोशिका है, ये यहाँ पर जो बीच में कुछ इंट्रासेलुलर मटेरियल होगा, ठीक है, और ये कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ी होगी, तो हमारी बॉडी में जितना भी भोजन आता है, जितना भी खाद्य पदार्थ आता है, उसमें से अच्छा यहाँ पर जो मटेरियल है उसका जो कंपोजिशन होगा वो अलग होगा। ये जो कंपोजिशन है सेल के अंदर का, जितना भी कंपोजिशन है इसका जो है न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म का, उसका कंपोजिशन बिल्कुल अलग होगा। तो कहीं आपस में ये एक दूसरे से अगर फ्यूज कर गए तो गड़बड़ हो गया, फिर तो जो है कहानी खत्म। तो इसको जो है सेपरेट करना पड़ता है। कैसे सेपरेट होता है? ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो आपकी प्लाज्मा, जो आपकी जो है सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। तो इन चीजों से जो है ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करती है, आपको एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है, कि हमारे अंदर का जो एनवायरमेंट है उसको भैया डिस्टर्ब नहीं करने का। समझ में आ रही है बात? अंदर का एनवायरमेंट डिस्टर्ब नहीं करने का। बाहर तुम जो भी लाओगे उसमें से जो हमारा सेलेक्टिवली, हमें जो सेलेक्ट करना होगा सेलेक्ट करके हम अंदर ले लेंगे। लेकिन हम जो है ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि जो है जितना भी तुम ला रहे हो सबका सब अंदर आ जाए। मेरी बात समझ में आ गई? जो जरूरत है वो अंदर आ जाएगा, जिसकी जरूरत नहीं है वो अंदर नहीं आएगा। अंदर से जिसको बाहर जाने की जरूरत है वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब बहुत अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार के प्रोटीन, अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट और फैट की जो है सिंथेसिस हो रही है, जिसकी जहां जरूरत है तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। तो इस तरीके से वैक्यूल्स में पैक होकर के बाहर निकल भी जाएगा, ठीक है।
समझ रहे हो? तो बहुत एक फैक्ट्री है, आप ये समझ लीजिए एक जबरदस्त फैक्ट्री है। इतनी छोटी सी कोशिका जो आपको माइक्रोस्कोप से देखनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखनी पड़ेगी, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप जिस आप सेल को देख रहे हो, उस सेल में ये पूरी तरीके से सब कुछ, क्योंकि डीएनए है। अब डीएनए क्या है? डीएनए में पूरी इंफॉर्मेशन इनबिल्ड होती है। ये पूरी की पूरी सेल किस तरीके से काम करेगी, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर ये जो डीएनए है इसमें लिखा होगा। ठीक है? जैसे एक पिता, एक लड़का अपने पिता से शक्ल उसकी मिलती है या माता से शक्ल मिलती है, तो आप ये जान लीजिए ये शक्ल उसकी इसलिए मिलती है क्योंकि जो उस व्यक्ति की जीवन की पूरी इंफॉर्मेशन है, जिस तरीके की सेल है, उस सेल की, उस विशेष प्रकार के ऑर्गन के, टिश्यू की, सेल की पूरी इंफॉर्मेशन कहाँ लिखी होती है? डीएनए में लिखी होती है। ठीक है? आगे चल करके ये किस किस तरह की बीमारी इसको हो सकती है, इसकी नाक कैसे होगी, इसकी आंख कैसी होगी, इसके बाल कैसे होंगे, इसका कद काठी कैसा होगा, ये पूरी इंफॉर्मेशन इस न्यूक्लियोलस में इस न्यूक्लियस में लिखी होती है। और न्यूक्लियोलस इसलिए क्योंकि जहां पर हायर कंसंट्रेशन ऑफ जो है जेनेटिक मटेरियल है उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं हम लोग। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होती है। ठीक है? तो ये आप समझ गए मोटा मोटा, ये जो है सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर का एनवायरमेंट अलग है, उससे कोई मतलब नहीं है, ये पूरी सेल है। यहाँ पर ब्रेन ऑफ द सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है जहां पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहां पर ये राइबोसोम्स लगे हुए हैं। इन राइबोसोम्स का क्या काम होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना होता है। यहाँ पर प्रोटीन और फैट की, सोचो समझो, यहां से आरएनए निकल करके यहाँ एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस से न्यूक्लियर से पोर है, पोर से निकल के राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होकर के इन्होंने यहाँ पे प्रोटीन और फैट की सिंथेसिस की। अब ये प्रोटीन और फैट जो है इस जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पर जो है, इनसे, इनके जो ये छोटे छोटे वेसिकल्स हैं, इनसे होते हुए ये पहुंच जाते हैं किसके पास? गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस इसकी अच्छे से ये क्या करता है? ये इसको और स्मूथ बनाने का काम करता है, यानी और अच्छे से, मतलब जो भी कमियां हैं वो कमियां कहां पर आकर के जो है सही हो जाएंगी? गोल्जी अपरेटस में। साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग भी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर आप मोटा मोटा समझिए ये इसकी पैकेजिंग का काम, इसको और ज्यादा रिफाइन करने का काम किया जाता है। जैसे ऑयल रिफाइन होता है रिफाइनरी में, तो उसके बाद फिर ये छोटे छोटे वैक्यूल्स के माध्यम से, ये जो आपका है ना, जहां पे आपने देखा होगा वैक्यूल्स लिखा, छोटे छोटे वैक्यूल्स के माध्यम से ये जो है यहाँ पर इनका क्या है, यहाँ पर भंडारण हो जाता है ना। ये डिसाइड हो जाता है कौन सा जो है प्रकार का मटेरियल कहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर जैसे पानी का जो है भंडारण होता है, बहुत सारी चीजों का। तो ये पूरा एक सिस्टम है। मेरी बात समझ गए आप? एक विशेष प्रकार का आप समझ लीजिए प्लांट है, जहां पर जैसे कोई गाड़ी का प्लांट होता है, किसी जो है कोई फैक्ट्री होती है जहां किसी विशेष प्रकार की चीज की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, तो ये लाइन है, ये इसमें ये पार्ट जोड़ेगी, इसमें ये पार्ट जोड़ेगी। तो ये पूरा एक सिस्टमैटिक सिस्टम है। ठीक है? जिसके आधार पर पूरी लाइफ जो है रन करती है आपकी। तो ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, जिसको इतना बड़ा स्ट्रक्चर में मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। ठीक है? इसके बारे में डिटेल हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियोलस की खोज किसने की, न्यूक्लियस की खोज किसने की, है ना। कौन रॉबर्ट हुक थे, कौन जो है ल्यूवन हॉक थे, स्लाइडेन स्वान कौन थे। ठीक है? ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन ये है कि आज रात 8:30 बजे प्रधानमंत्री का जो संबोधन है उसके बारे में हम लोग असित सर, ट्रिपल M हब एजुकेशन से, और मैं आनंद सिंह फ्रॉम GS विद आनंद सर चैनल से, हम लोग इसको जो है आप लोगों के लिए इसकी पूरी जो कंसाइज जो पूरा मटेरियल है, इसका जो मेन पॉइंट्स है, वो हम आप लोगों को जो है जल्दी कल या परसों में डिस्कस करेंगे। तो ये मैं आज से ही बता दे रहा हूँ, इसके लिए तैयार रहिएगा आप लोग, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे सेल क्या है, आपको ये चीज समझ में, आई होप कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। फंडामेंटल यूनिट ऑफ जो लाइफ है, ये फंडामेंटल यूनिट तो है, लेकिन ये कितना बड़ा काम करती है, यही काम जो है विशेष प्रकार की सारी कोशिकाएं करती हैं। अगर ये नहीं चलेगा तो जीवन नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, फिलहाल ये जो है चीजें हैं। अच्छा, इसके बाद सेल प्लांट में जैसे जो पेड़ पौधे हैं उनकी सेल अलग है, ठीक है, और हमारी सेल जो है वो बिल्कुल, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो,
एक ये जो है बहुत बड़ा सा ये जो आपको दिख रहा है ये चीज है ना। अब ये पहली बात तो जान लो, ये प्लांट सेल है। ये क्या है? ये प्लांट सेल है, और ये जो है आपकी ये एनिमल सेल है। ठीक, तो यहां पर आपको जो अंतर दिखाई दे रहा होगा वो ये दिखाई दे रहा हो कि ये जो न्यूक्लियस है, यहां पर न्यूक्लियस आपको साइड में दिख रहा होगा प्लांट सेल में। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा जो अंतर है आप देख रहे होगे कि यहाँ पर जो ये सेल मेम्ब्रेन लिखी हुई है, ये जो लाइन जा रही है इसको क्या लिखा गया है? ये सेल मेम्ब्रेन है। और उसके बाहर ये जो आपको मोटी सी लाइन दिखाई दे रही है, दो काली के बीच में एक हरी पट्टी, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? सेल वॉल है। तो सबसे बेसिक और फंडामेंटल अंतर आप देख लीजिए कि एनिमल अगर सेल है तो वहां पर सेल मेम्ब्रेन केवल पाई जा रही है, और यहां पर अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाई जा रही है। ठीक है, काम दोनों का एक ही है। सेल वॉल का काम है कि इसको स्ट्रक्चर प्रदान करना, एक विशेष सेल को एक विशेष प्रकार का शेप, एक स्ट्रक्चर प्रदान करना, वही काम इधर सेल मेम्ब्रेन का है। लेकिन यहाँ पर सेल जो सेल वॉल है ना, अब चूंकि पेड़ पौधों को एक विशेष प्रकार के ज्यादा एक ठोस और सीधा खड़े रहने की आवश्यकता है, तो उसके लिए यहाँ पर जो बाहर है वो सेल वॉल दिखाई दे रही है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, जबकि यहाँ पर केवल हमें सेल मेम्ब्रेन ही दिखाई दे रही है। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि क्या है कि यहाँ पर जो मैंने बताया कि ये न्यूक्लियस एक साइड में है, दीवार के से लगभग लगा हुआ है। यहाँ पर बीचों बीच में जो आपका जो न्यूक्लियस है वो बीचों बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर भी है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर भी है, बाकी ऑर्गेनल्स यहाँ पर भी है, बाकी ऑर्गेनल्स यहाँ पर। जो आपको एक वैक्यूल मेम्ब्रेन ये जो दिखाई दे रही है, ये एक बहुत बड़ा वैक्यूल है जो इसके भंडारण का काम करता है। तो यहाँ पर वैक्यूल का साइज आप देख रहे हो, और यहाँ के वैक्यूल्स के साइज को जो आप देख रहे हो, इसमें जमीन आसमान का अंतर है ना। तो इसमें अच्छा जो सेल होती है, प्लांट जो एनिमल सेल होती है, उसमें बहुत तरीके के जो है वर्णक पाए जाते हैं, है ना, प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। वो प्लास्टिड्स हमारे जो है एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। लगभग बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन देखा जाए तो स्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से, कंपोजिशन के दृष्टिकोण से तो अंतर ज्यादा नहीं होगा, लेकिन स्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से अंतर आपको साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं ये चीज थोड़ा सा जल्दी में हम लोग को कंसाइज करना पड़ेगा। ये चीज जो आपको दिख रही है सेल का डिवीजन, अब यहां पर जो सेल डिवीजन था, ये अभी हम लोगों ने जो सेल को देखा था ये है प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर था। इसको हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे। ये जो डिवीजन हम लोगों ने देखा है, ये जो हम लोग देख रहे हैं अभी, है ना, ये भी अलग अलग सेल है। अब ये कैसी सेल है? ये जो एक अलग प्रकार की सेल है और ये जो है एक अलग प्रकार की सेल है। ठीक। अब दोनों की दोनों क्या है? दोनों की दोनों एनिमल सेल है। बात समझ में आ रही है? दोनों की दोनों कैसी हैं? एनिमल सेल ही हैं। लेकिन अंतर क्या है? ये आप इसे हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। अब इंग्लिश में मैं हिंदी में बताता हूं क्या कहते हैं इसे। ये है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल है और वो प्रोकैरियोटिक सेल है। दोनों में अंतर क्या दिखेगी? ये प्राचीनतम सेल है ना, जिसे आप लोग कहते हैं बहुत पुरानी सेल है वो सेल। जिसमें अंतर क्या है दोनों में, आप ये देख रहे होंगे, अगर दिखाई दे रहा होगा आपको, तो यहाँ पर जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, ये जो जेनेटिक मटेरियल, जीएम मतलब जेनेटिक मटेरियल, ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसके चारों तरफ कोई कवरिंग, कोई आपको इन्वेलपिंग नहीं पाई जा रही है। यानी इसको, ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर ओपन है ना। जेनेटिक मटेरियल आपको पता है डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, प्रोटीन्स, ये सब जो है यहाँ पर ये खुला हुआ है बिल्कुल। और यहाँ पर आप देखिए ये जो न्यूक्लियस है जहां पर जेनेटिक मटेरियल है, ये एक विशेष प्रकार की मेम्ब्रेन से बंद है। ठीक है। तो जैसे आपके बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, एल्गी हो गए, तो सेल का डिवीजन न्यूक्लियस के आधार पर अगर किया जाए तो दो प्रकार की होती है। एक प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल को हम लोग वेल डेवलप्ड सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। इसको हम लोग जो है प्रोकैरियोटिक सेल को अनडेवलप्ड सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है
इसमें डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक, दोनों में अंतर क्या हो गया? इनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी एनवेलपिंग, उसका जो है चारों तरफ कवरिंग होती है, और जो कवरिंग नहीं होती है, सॉरी, यहाँ पे कवरिंग नहीं होती, यहाँ पर कवरिंग होती है। ठीक है, तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और अनडेवलप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपका जो है, अच्छा इसमें एक तरीके से कह लीजिए न्यूक्लियस ही समझ में नहीं आता कहाँ पे है। न्यूक्लियस जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक जगह, उसका कंपोजिशन तो दिखता है, उसका भंडारण दिखता है, उसका कंसंट्रेशन दिखता है, लेकिन वो उसके जब चूंकि बाहर पे कोई वॉल ही नहीं है, उसको किसी चीज से कवर ही ढक के रखा ही नहीं गया, वो बिल्कुल खुला हुआ है। दूसरा, यहाँ पर आप देखिएगा कि न्यूक्लियस का जो मटेरियल है, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो बाहर, यानी हिंदी में अगर बताऊं तो जो कोशिका द्रव्य है वो न्यूक्लियस का और जो कोशिका का है, ये दोनों कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस जो जैसे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों जो है एक दूसरे से मिले हुए हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों में बिल्कुल अलग अलग दोनों को रखा गया है। ये बाहर का जो है ना, ये पूरा, ये मटेरियल पूरा का पूरा अलग है, और अंदर में जो लिक्विड होता है वो बिल्कुल अलग है। दोनों को सेपरेटली बहुत अच्छे से जो है डिफाइन करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, ये जो है अंदर एक बहुत बढ़िया जो है पैकेजिंग होती है, जिसमें छोटे छोटे छिद्र इस तरीके से लगे होते हैं, है ना। न्यूक्लियस में आने जाने के लिए छोटे छोटे होल्स बने होते हैं कि मटेरियल अंदर आ सके, बाहर जा सके। तो ये on the basis of nucleus, these cells are divided into two parts, prokaryotic and eukaryotic. अब ये सेल की आज जो समझ थी, थोड़ी सी हम लोगों ने इसको बताने की कोशिश करी है आपको। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में, है ना, एक एक कोशिकांग के बारे में, जैसा मैंने आपसे कहा था कि हर एक ऑर्गेनेल के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाए, चाहे जो आपका न्यूक्लियस हो जाए, चाहे गोल्जी बॉडी हो जाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाए, या जो है लाइसोसोम हो जाए, ठीक है, सेंट्रोसोम हो जाए, इन सब के बारे में हम जो है क्रोमेटिन फाइबर्स आपके जो लगे हुए हैं, राइबोसोम्स जो लगे हुए हैं, लाइसोसोम्स जो लगे हुए हैं, ठीक है, इनकी सबकी हम डिटेल जानकारी अपने जब हम सब्जेक्ट की सीरीज लेकर के आएंगे, साइंस सीरीज, ज्योग्राफी सीरीज, हिस्ट्री सीरीज, पॉलिटिक्स सीरीज और इकोनॉमिक सीरीज, तो वहां पर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम लोग PYQ सीरीज पर भी चलेंगे। तो तब तक आई होप कि आपको ये छोटा सा सेशन भी मज़ेदार लगा होगा, आपको लगा होगा कि हाँ, कुछ नॉलेज आपको अलग से दी जा रही है और कुछ अलग तरीके से दी जा रही है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।